ठीक बहुत सही है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप बच्चों? टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। चलो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। यहाँ पे एक स्टोरी आपके पास प्ले होती है, आपने सुना भी होगा। आप सभी ने तरबूज खाए हैं, तो आपने तरबूज खाए हैं, तो हमने कहा पहले कि भैया आपके पास तरबूज होता ही लाइक एज ए वाटरमेलन, हमारे पास तरबूज ही है। आपने खाए तरबूज यानी वाटरमेलन। अब कह रहे कि एक में तीन भाई थे, एक भाई बोला कि तरबूज लेके आ रहा हूं भैया, तरबूज खा लीजिए आप। तो उस तरबूज में क्या हुआ, डायरेक्ट उनको खाने लग गए। बोला ना इसको काटना है, ना इसको छीलना है, ना इसके बीज निकालने हैं। क्या वो अच्छा लगा? नहीं लगा, और वो फेल हो गया हमारे पास। दैट इज योर फर्स्ट जो भाई था हमारे पास, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जे थॉमसन। फर्स्ट कौन हमारे पास? वो जे थॉमसन। उसके बाद उसका जो सेकंड ब्रो था हमारे पास, सेकंड साइंटिस्ट आए किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो आए हमारे पास रदरफोर्ड। सेकंड इज रदरफोर्ड, और वो भी हमारा फेल हो गया। किसमें? उसने कहा ठीक है भैया, आप जो वाटरमेलन का ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको काट दीजिए और बाकी को खा लीजिए। उसने भी बीज को नहीं निकाला तो वो खराब हो गए। तो इसका मतलब वो भी हमारे पास स्ट्रक्चर था मॉडल एटम को, वो भी फेल हो गया। एंड नाउ थर्ड, इन दोनों को फेल होने के बाद में जब नील्स बोर्स ने सोचा 1913 में कि भाई ऐसी क्या बात है इस तरबूज के अंदर कि दोनों फेल हो गए, तो उसने कहा कि इसके अंदर जो बीज है ना, सीड्स हैं, क्यों ना इनको बाहर निकाल दें। और उसने इन बीज को क्या किया, इससे बाहर निकाल दिया। एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन। उसको क्या कहा उन्होंने? इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने क्या कहा, द मेन पोस्टुलेट या द मेन पॉइंट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, क्या कहा उन्होंने कि एटम होता है वो कंसिस्ट करता है एक हैवी चार्ज पार्टिकल एंड स्मॉल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या कहा उसने कि एटम कंसिस्ट स्मॉल एंड हैवी चार्ज पार्टिकल, दैट इज योर इन द सेंटर, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए डेफिनेट पाथ, और वो कहलाए हमारे पास ऑर्बिट। क्या कहलाए? ऑर्बिट, या उसको क्या कहा उन्होंने? सेल। और ये क्लियर हो गया, लोगों ने इसको पसंद किया कि भाई इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। दैट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये बोला कि इसको लाइक किया गया। और इस प्रकार से वो करते कि भाई पहला पॉइंट तो हो गया हमारे पास, क्या कहा उसने कि एक एटम है, इट कंसिस्ट ए स्मॉल कॉमा heavy positively particles in the center, that is called nucleus, and electrons revolves around the nucleus in a particular path, that is called orbit या set. That is the first point clear. अब सेकंड पॉइंट पे हमारे पास कहा कि ठीक है ये न्यूक्लियस है हमारे पास, एटमाइज हो रहा है, एक और आ गया हमारे पास, एक और आ गया हमारे पास, और आते गए, और आपके पास ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स में आते गए। कई भी डिफरेंट काइंड्स मींस मैनी हमारे पास मैनी स्पेक्ट्रल ऑर्बिट्स आर अराउंड द न्यूक्लियस, और इनको कहा गया इनको कहा गया एनर्जी लेवल्स या स्टेशनरी स्टेट। बट हियर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी। तो फिर क्या है स्टेशनरी भैया? फिक्स क्या है? इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, इनकी एनर्जी स्टेशनरी है, वो जो फिक्स्ड है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, बट इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट इज फिक्स्ड, नॉट देयर ऑन, खुद की एनर्जी नहीं होती है, और नॉट चेंज विद टाइम, और टाइम के साथ वो चेंज नहीं होती है, वो एनर्जी फिक्स होती है। एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी these cells are called stationary state, stationary cell। क्या कह रहा है हमारे पास? स्टेशनरी सेल। और इनको डिजाइन किया गया, नाम में देखिए K L M और N, और ये भी कहा गया भाई N इक्वल टू 1 एनर्जी सेल्स को बताते हैं, N इक्वल टू 2 3 और 4, यानी K इक्वल टू K L M और N। यहां पर N की वैल्यू 1 2 3 एंड 4। क्लियर? अब यहाँ इन चीज से एनर्जी आने से हमारे पास हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में हमारे पास एनर्जीज क्या आएगी? हमारे पास तीन टाइप्स होती है, द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट।
हैव गिवन हमारे पास क्या होती है ऑफ एटम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड का हमारे पास ए कि द एनर्जीज ऑफ different stationary states are given below as by this expressions, that is your En एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल। n का मतलब भाई 1 2 3 4 5 कितने ले लीजिए 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 2 क्या हमारा कांस्टेंट है, पाई क्या हमारा कांस्टेंट है, और m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और n स्क्वायर h स्क्वायर। n क्या है सेल्स है, h क्या है प्लैंक्स क्वांटम प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। इसको कहा गया दैट इज द फॉर्मूला, यानी हमारे पास क्या आ गया बोर्स एनर्जी फॉर्मूला। कई जगह ये वर्ड नहीं मिलेगा आपको, क्या लिखा मिलेगा बोर्स फॉर्मूला, दैट इज योर दिस फॉर्मूला। अब यहाँ क्या है मास की वैल्यू पुट अप कर दे, इलेक्ट्रॉन का मास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के m की वैल्यू पुट अप कर दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट अप कर दो 9.11 10 to power minus 28, और इसको कर दीजिए 1.62 10 to power minus 19, h को कर दी प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू 6.62 10 to power minus 34, and after this solving we get En। भाई अब अगर मैंने लिखा है यहाँ पे En, अगर हम इस n के लिए हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, सारे किसके लिए हाइड्रोजन पार्टिकल्स, किसके लिए भाई हाइड्रोजन पार्टिकल्स के लिए। और आपके पास क्या वैल्यू आ गई -312 ओवर n स्क्वायर किलो जूल पर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी इसकी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। अब हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल ये भी हो सकता है भाई 2 पॉजिटिव, बेरिलियम, हीलियम पॉजिटिव एक्सेट्रा, इनके लिए हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल क्या इनके लिए हमारे पास। ऐसे इनके लिए हमारे पास रेडियाई आपके पास हो गई कि आर नोट सेकंड पॉइंट बी, ये सारे सेकंड पॉइंट के चल रहे हैं, ए था बी, द रेडियाई ऑफ एन स्टेशनरी सेल सॉरी स्टेट इज, वो भी आपका किस फार्मूले से आर नोट इज इक्वल टू ए नोट मल्टीप्लाई बाय, देख एन ए नोट में हमारे पास मल्टीप्लाई किससे किया हमने एन नोट स्क्वायर से, किससे एन स्क्वायर से, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं एन को पढ़ रहे हैं, और हमारे पास क्या है आपके पास आर एन इक्वल टू ए नोट इनटू एन स्क्वायर, दैट इज द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी सेल, दैट इज द एनर्जी ऑफ ए स्टेशनरी सेल। स्टेशनरी क्यों कहा गया, क्योंकि एनर्जी सेल्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है रिवॉल्व करते हैं। दीज आर द 2 पॉइंट्स किस चीज के हमारे पास भाई बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज कि जब आपके पास रिवॉल्व करते हैं सीधे इलेक्ट्रॉन्स, जब थर्ड पॉइंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर, एनर्जी क्या हो रही है चेंज नहीं हो रही है, फिक्स्ड एनर्जी है, अपनी कोई एनर्जी भी नहीं लगा रहे हैं, तो इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड, क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड, इट मींस इसका मतलब क्या होगा क्वांटाइज्ड मींस इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी तो दे रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है फिक्स्ड है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, एनर्जी इज फिक्स्ड डज नॉट चेंज विद टाइम, मैंने आपको बताया इसमें, बट यहां डज नॉट टाइम के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं दे डू नॉट अप्लाई इट्स ओन एनर्जी, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स आर quantized. Fourth, similarly, angular momentum, angular momentum, हमारे पास angular momentum क्या है हमारे पास mvr equal to nh upon 2 pi, that will also be quantized. ये भी क्या हो गया क्वांटाइज्ड, व्हाई बिकॉज़ ये भी हमारे पास क्या है चेंज नहीं होता, हमारे पास फिक्स होता है और अपना खुद की वैल्यू लाइज नहीं कर पाता। चलिए अब आपने लिखा कि इलेक्ट्रॉन आगे वोल्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 9th क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा भाई, ये क्या है हमारे इनर सेल, ये क्या है इनर सेल, और ये क्या है आउटर सेल,
क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कि विच लाई नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लाइज इन देयर नॉर्मल एनर्जी स्टेट, इसको हमने कहा नॉर्मल, अंदर वाला जो हमने कहा, इनको क्या कहा हमने नॉर्मल कहा हमारे पास, ठीक है, कि भाई एनर्जी की तरह हमारे पास व्हेन इलेक्ट्रॉन इन एटम आर देयर लोवेस्ट एनर्जी सेल, उनको कहा लोअर, यानी लोवेस्ट का मतलब हो गया भैया ये अंदर वाला हो गया लोवेस्ट, बाहर वाला हो गया ज्यादा वाला हमारे पास एनर्जी, तो इन पे हमारे पास क्या कहते हैं कि लोवेस्ट है, तो उनको कहा गया हमें नॉर्मल या लोवेस्ट एनर्जी सेल, क्या कहा गया उनको लोवेस्ट एनर्जी सेल, और इसको दूसरा नाम भी लोवेस्ट दीजिए, क्या कह सकते हो आप, ग्राउंड एनर्जी सेल, दूसरा क्या कह सकते हो इसको, ग्राउंड एनर्जी सेल। इस पॉइंट के बाद में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी E1, वो चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन क्या कर कुछ हमें उसको हाई टेंपरेचर पे दिया, वो क्या कर जंप कर गया, किससे, एक सेल से दूसरे सेल में जंप कर गया, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन सेल टू अनदर जंप, और वो हाई जंप कहां चला गया, जहां एनर्जी ज्यादा है, और उसका का एनर्जी क्या हो गई E2, और उससे कहा गया भाई E2 माइनस E1 इक्वल टू डेल E, ये वर्ड बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट, तो उसको कहा गया कि इलेक्ट्रॉन क्या था, इस सेल में था, वो जंप करके आगे चला गया, तो इसका मतलब क्या, लोअर एनर्जी कहां चला गया, हायर एनर्जी में, और उस हायर एनर्जी को हमने E2 को क्या कहा, एक्साइटेड स्टेट, क्या कहा भाई, एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब उसको हम कुछ एनर्जी दे देते हैं, मींस उसको हाई टेंपरेचर पे रिएक्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। दूसरी बात कि अगर एक सेल में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, आपने पढ़ा 10th क्लास में, सॉरी, तो उसमें अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन आगे थर्ड हो रहा है, तो भाई 2 तो इसमें मरेंगे, नेक्स्ट कहां जाएगा, नेक्स्ट सेल में, ठीक है, तो वो इससे ज्यादा हो जाता है, तो वो आपके पास नेक्स्ट क्या हो गया, दैट इज योर एक्साइटेड स्टेट, एंड दीज आर फुल पॉइंट अबाउट या पोस्टे आपके पास मेन फीचर्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, और ये सारे के सारे आपके पास पॉइंट क्या कहलाए, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास यूजफुल, अब इसके पास इसका मतलब क्या है, जो हमने किसमें रदरफोर्ड में पढ़ा था वो चीजें प्रूव हो गई। यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इट कुड नॉट, उसकी लिमिटेशन क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, और ये क्या था, लाइन स्पेक्ट्रा को प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, और इसने सभी चीजों को प्रूव करके दिखा दिया। चलिए इसकी यूजफुल, what are the usefulness of Bohr's model of an atom, इसकी यूजफुलनेस चेक करते हैं, इसकी भाई यूजफुलनेस क्या है हमारे पास, भाई एक तो इसने सबसे पहला तो ये लिख दिया कि एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, पहले यूजफुलनेस ऑफ Bohr's मॉडल, पहले क्या होगा, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, पहला। सेकंड भाई स्टेबिलिटी क्या किया उसने, कि उसमें क्या, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर निकालते हैं, यहाँ क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीनों चीजें हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गई, स्टेबल हो गया हमारे पास, ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। अब आपके पास कह रहे हैं कि इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा, सेकंड पॉइंट, इट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैसे भाई, भाई आपने कहा ये E1 और ये E2, कहते इलेक्ट्रॉन को जब आपने एनर्जी दी हाई टेंपरेचर पे, तो वो कहां जंप कर गया, एक्साइटेड स्टेट में, कहां चला गया भाई, एक्साइटेड स्टेट में E2 में, वो नीचे से E1 से जंप करके कहां गया भाई, E2 में, परंतु क्या है इसकी कंडीशन की हायर एनर्जी में वो ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता, आफ्टर सम टाइम क्या करेगा, वो वापस कहां आएगा हमारे पास, लोअर में, क्योंकि वो अपने एक्साइटेड स्टेट में, तो वही इंजन की एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है, और वो आपके पास फ्रीक्वेंसी कुछ गेन कर लेता है, और हमारे पास क्या होता है, E2 माइनस E1 इक्वल टू h म्यू, और म्यू क्या होता है भाई, C ओवर लैम्डा, पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी,
हमारे पास, और आपके पास क्या हुआ E2 माइनस E1 इक्वल टू H इंटू C अपॉन लैम्डा आ गया, H अपॉन C अपॉन लैम्डा। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लैम्डा की। लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा को ऊपर ले आओ, आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास C अपॉन लैम्डा आ रहा है, हमारे पास HC है ना, ये इधर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएंगे, HC अपॉन E2 माइनस E1 दैट इज। इससे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट सेल्स की वेवलेंथ को मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। दैट कैन बी एक्सप्लेन यूजफुलनेस ऑफ बोथ मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखिए हम एक बार एक बात कर रहे हैं, हमारे पास किस चीज की बातें कर रहे हैं कि इसको प्रूव कर रहा है, इसको प्रूव कर रहा है, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स को, तो भाई इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। तो सेकंड नेक्स्ट टॉपिक की जो और लिमिटेशंस किसके, बॉक्स मॉडल ऑफ एन एटम। भैया पहला तो एक बात, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, आपने क्या कहा कि लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन पार्टिकल लाइक पार्टिकल्स, इसमें कहा ये हमारे पास सबसे पहले तो ये आ जाती है कि भाई खाली हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स को ही एक्सप्लेन करता है। अगर हमारे पास हमारे पास एटम्स आ गए कि भाई स्प्लिटिंग आ गया, हमारे पास ये स्पेक्ट्रल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर लाइंस, नॉट एक्सप्लेन, it could not explain multimolecular lines। भाई हाइड्रोजन से ही मिला, अगर हमारे पास इससे बड़ी साइज के पार्टिकल आ गए उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा ये हमारे पास क्या है, it could not inability to explain, हमारे पास किसको, splitting of lines in the magnetic field। और दूसरा ये किसको नहीं प्रूव कर पाया भाई, splitting of lines, स्पेक्ट्रल लाइन को, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन कि वो कहां, अगर वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में टूट रही है तो क्या प्रोड्यूस करती है, जीमैन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रही है प्रोड्यूस तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रही है, हमारे पास शार्प इफेक्ट। ये साइंटिस्ट के नेम है कि इसके अगर स्पेक्ट्रल लाइन will be affected by magnetic field या electric field, by that is called this Zeeman effect or Sharp effect। तो next हमारे पास ये आपके पास डी ब्रोगली कंसेप्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स एटसेट्रा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट आपके हमारे पास कह रहा है कि आपके पास किसी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को नहीं कर पाया, खाली इसने एक बॉन्ड को शेप बताया कि डेफिनेट शेप दे सकता था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप को नहीं दे पाया हमारे पास कि भाई ये आपके पास इसके डायरेक्शनल कैरेक्टर यानी एटम्स आर लिंक्ड टू, मींस ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को, हाइजेनबर्ग डी ब्रोगली इक्वेशंस को प्रूव नहीं कर पाया, स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टेड, और नॉट एक्सप्लेन द मल्टी मॉलिक्यूलर लाइंस। These are the limitations, these are the usefulness and the point you can read it, ठीक है। थैंक यू।